नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की समास को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे समास को। तो आइए चलते हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित समास से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं, जैसे अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित जो शब्द हैं उनका समास अथवा उनका विग्रह लिखना है। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देवदत्तः अहर्निशं प्रयत्नं करोति। देवदत्त दिन रात प्रयत्न करता है। तो यहाँ अहर्निशम रेखांकित है, तो इसका विग्रह होगा अहश्च निशा च। दूसरा है सरस्वत्याः कोशः न पूर्वः विद्यते। तो न पूर्वः इसका समासिक पद होगा अपूर्वः। इसमें अगला है दुष्यन्तः तपोवने अनुमृगं धावति। तो अनुमृगम इसका समास विग्रह होगा मृगस्य पश्चात। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं समास के बारे में। चलते हैं। समास की परिभाषा समसनम समासः। समास का अर्थ है संक्षेपण अर्थात छोटा। दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, या यूँ कहें कि दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों को हटाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे गायने कुशला बराबर गायन कुशला, राज्ञः पुरुषः बराबर राजपुरुषः। इन दोनों उदाहरणों में बीच की विभक्ति को हटा दिया गया है। जैसे गायने कुशला, इसमें गायने की विभक्ति हटाकर गायन कुशला हो गया है। राज्ञः पुरुषः, राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है, इसकी विभक्ति को हटा करके राजपुरुषः कर दिया गया है। समास के प्रकार। समास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, इसी के अंतर्गत द्विगु समास, कर्मधारय समास और नए समास भी आते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। तो आइए एक एक करके इन समास को जानते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय होता है एवं वही प्रधान होता है। किसी भी समास में परिभाषा में बताया गया है कि दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, तो पहले पद को प्रथम पद या पूर्व पद भी कहते हैं और बाद वाले शब्द को उत्तर पद या दूसरा पद बोलते हैं। तो इसमें पहला पद यानी कि पहला शब्द अव्यय होता है और उसके अर्थ की ही प्रधानता होती है। दूसरा है एक ही पद बार बार आने पर अव्ययी भाव समास होता है। यदि समास में किसी भी समासिक शब्द में एक ही शब्द बार बार दोहराता है तो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। एक उदाहरण देखते हैं। निर्माक्षिकम, माक्षिकाणाम अभावः। यहाँ निर प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मक्षिकम है। यहाँ मक्षिका की प्रधानता न होकर के मक्षिका का अभाव प्रधान है, अतः यहाँ अव्ययी भाव समास है। आइए इसी तरह कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं जो आपके कोर्स में है। जैसे अनु आपके कोर्स में है, तो अनु आता है पश्चात अर्थ में और योग्य अर्थ में। तो सबसे पहले पश्चात अर्थ में देखते हैं। अनुविष्णुः बराबर विष्णोः पश्चात इसका समास विग्रह होगा, अर्थात विष्णु के बाद, पश्चात अर्थात बाद में। अनुरथम, रथस्य पश्चात, रथ के बाद। उसी तरह योग्य अर्थ में अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। अनुगुणम,
गुणस्य योग्यम, गुण के योग्य। अनुरामम, रामस्य पश्चात, राम के बाद। दूसरा जो है वो उप है। उप आता है समीप या पास के अर्थ में। इस प्रकार से इसका भी उदाहरण देखते हैं। उपग्रामम, ग्रामस्य समीपम, गांव के समीप। तो इसमें उप किस अर्थ में आया है? तो समीप के अर्थ में। तो विग्रह करते समय उप न लिख करके उप के बदले हम लिखेंगे समीपम, और इसको बाद में लिखेंगे, ग्रामस्य पहले लिखेंगे। इसी तरह उपनगरम तो होगा नगरस्य समीपम। उपगंगम, गंगायाः समीपम, गंगा के नज़दीक। उपनदम, नदम अर्थात नदी, तो इसका होगा नद्याः समीपम, नदी के नज़दीक। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के नज़दीक। अगला है शब्द यथा। यथा मतलब अनतिक्रम्य अर्थात अतिक्रमण का न होना। इसका उदाहरण इस प्रकार है। यथा शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण न होना। यथा शक्तिम, इसका हो जाएगा अतिक्रम्य। इसी प्रकार यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य। यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य। यहाँ पर यथा के स्थान पर अनतिक्रम्य समास विग्रह करते समय लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार अगला शब्द है निर। यह उपसर्ग अभाव के अर्थ में आया है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्षियों का अभाव। निर उपसर्ग अभाव के अर्थ में आया है, तो इसलिए निर के बदले में क्या लिखेंगे विग्रह करते समय? अभाव। निर्जनम, जना नाम अभावः, मनुष्यों का अभाव। निर्मलम, मलस्य अभावः, गंदगी का जहाँ अभाव हो वैसे जगह को निर्मलम बोलते हैं। निर्विकारम, विकारस्य अभावः, निर्विकारम। अगला उपसर्ग है प्रति अर्थात विप्सा, यानी कि बार बार दोहराने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रतिगृहम, तो गृहम गृहम प्रति। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रति उपसर्ग अगर पहले आता है तो उसके बाद वाले शब्द को विग्रह करते समय 2 बार लिखना है। जैसे प्रतिगृहम, तो बाद वाला शब्द है गृहम, तो गृहम गृहम प्रति ऐसे लिख दिया गया है। इसी तरह प्रतिदिनम, तो दीनम दीनम प्रति। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति। और अंतिम उपसर्ग है स अर्थात सहित अर्थ में, साथ के अर्थ में। तो इसका उदाहरण है सचक्रम। इसका समास विग्रह होगा चक्रेण सहितम। इसी तरह सक्रोधम, क्रोधेन सहितम। इसी तरह सामलम, मलेन सहितम। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। ग्रामम गतः, ग्रामम गतः, ग्राम गतः। शरणागतः, तो इसका समास विग्रह होगा शरणम आगतः अर्थात शरण को आया हुआ। देशभक्तः, देशस्य भक्तः, देश का भक्त। सिंह भीतः, इसका समास विग्रह होगा सिंहात भीतः, सिंह से डरा हुआ। भयापन्नः, इसका होगा भयम आपन्नः। इसी तरह हरित्रातः, हरिणा त्रातः। दानपात्रम, इसका होगा दानाय पत्रम, दान के लिए पत्र। दैवगतिः, दैवस्य गतिः, देवताओं की गति। वाक्पटुः, इसका होगा वाचिपटुः अर्थात बोलने में चतुर। आता है नए तत्पुरुष समास। इसको देख, इस समास में न का भाव हो अर्थात यह समास निषेध या अभाव का बोध कराता है। इसमें नियम है जब उत्तर पद व्यंजन से शुरू होता है, उत्तर पद अर्थात बाद वाला शब्द, पहला शब्द न होता है, उसके बाद वाला शब्द यदि व्यंजन से शुरू होता है
तो पूर्व पद के न का अ हो जाता है। तो आइए उदाहरण से, न हितम, इसमें न पूर्व पद है, हितम उत्तर पद है। तो कह रहा है नियम कि उत्तर पद यदि व्यंजन से शुरू होता है तो यहाँ ह व्यंजन शब्द है तो न का अ हो जाता है। तो यहाँ न पूर्व पद है, इसके स्थान पर अ हो जाएगा। तो न हितम, इसका समास विग्रह होगा अहितम। इसी तरह न कार्यम, न पूर्व पद है, कार्यम उत्तर पद है, व्यंजन से शुरू हुआ है, इसलिए न के स्थान पर अ हो जाएगा। तो इसका समास विग्रह बनेगा अकार्यम। इसी तरह न ब्राह्मण, इसका समास विग्रह होगा अब्राह्मण, क्योंकि न के बाद व्यंजन से दूसरा पद शुरू हुआ है, इसलिए न के स्थान पर अ हो जाएगा। और इसमें दूसरा नियम है, जब उत्तर पद स्वर से शुरू होता है तो न का अन हो जाता है, अर्थात न के स्थान पर अन शब्द हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, जैसे न इच्छन, न पूर्व पद है, इसके बाद इच्छन यहाँ स्वर से शुरू हो गया है, तो स्वर से शुरू हो जाएगा तो न के स्थान पर अन हो जाएगा। तो इसका समास विग्रह बनेगा अनिच्छन। न अभ्यासः, अनाभ्यासः, न पूर्व पद है, अभ्यासः उत्तर पद है, उत्तर पद स्वर से शुरू हुआ है, इसलिए न के स्थान पर क्या हो जाएगा अन। तो समास विग्रह बनेगा अनाभ्यासः। इसी तरह न आगतः, अनागतः। इसमें 2-3 और समास हैं, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।